एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा है, हम राष्ट्र नहीं बनाते, हम लोग बनाते हैं। उन्हें शिक्षित करें, राष्ट्र अपने आप बन जाएगा। जी हाँ, ये बिल्कुल सही भी है। और भारत एक ऐसा देश है जहाँ हर व्यक्ति के लिए शिक्षा का खासा महत्व है। शिक्षा न सिर्फ आज के दौर से ज़रूरी है, बल्कि अगर मैं बात करूं पुराने ज़माने की, तो राजा महाराजाओं के दौर में भी शिक्षा का महत्व था। और यही वजह थी गुरुकुल परंपरा पूरे विश्व को भारत ने ही दी है। और आज भी पूरे विश्व में हमारे देश के कई IITians, कई डॉक्टर्स अपना परचम लहरा रहे हैं। और उन सभी स्टूडेंट्स को देखकर हम सभी भारतीयों को खासा फ़ख्र होता है। और ख़ास तौर पर फ़ख्र होता है उन शिक्षकों, उन प्रोफेसर्स को देखकर जो उन्हें इतनी अच्छी उच्च शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत, अभिनंदन आपका अपने पसंदीदा कार्यक्रम धरती धोरारी में। मैं हूं आपके साथ नाहिद अख्तर। जिस तरीके से कार्यक्रम की शुरुआत से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज जो बात होगी, आज जो जिक्र होगा वो होगा शिक्षा पर। और जब शिक्षा का जिक्र आता है तो हमारे देश की IIT, रूड़की और एम्स का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जी हाँ, आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो कुछ ऐसे ही ख़ास गेस्ट मौजूद हैं। तो चलिए सबसे पहले मिलके उनका स्वागत करते हैं। वो हैं प्रोफेसर नारायण प्रसाद पहाड़ी, डायरेक्टर, चेयरमैन MNIT जयपुर और IIIT कोटा के डायरेक्टर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका धरती धोरारी के इस मंच पर। सर, आज जिक्र हो रहा है शिक्षा का और आज आप हमारे साथ मौजूद हैं, तो ये तो हमारा सौभाग्य है। सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूँगी आपके बचपन का। कैसा था आपका बचपन, कहाँ आपका जन्म हुआ और कैसा था आपके बचपन का वो शुरुआती दौर? मैं एक बहुत साधारण परिवार से बिलोंग करता हूँ और बचपन में हमारा जो शिक्षा है वो एक्चुअली ओडिया मीडियम में ही बरहमपुर एक जगह है जहाँ मेरा जन्म हुआ था। और स्कूल शिक्षा के बाद कॉलेज शिक्षा जो था वो इंग्लिश मीडियम में हुआ। और उसके बाद हमने 1990 में अंडर ग्रेजुएट, उसके बाद मास्टर डिग्री 1993 और 1997 में PhD डिग्री प्राप्त करने के बाद मेरा पहला नौकरी जो है वो एक्चुअली बिट्स पिलानी में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर मैंने शुरू किया था। सर, उड़ीसा का आपने जिक्र किया है और ये हमारे देश का एक बहुत ही खूबसूरत कोना है। बचपन जब गांव में बीता होता है ना, तो उससे हसीन ज़िंदगी में कुछ भी नहीं होता है। वो कहते हैं ना, शहर की भागदौड़ में जो सुकून मिलता है ना, वो गांव की मिट्टी में ही मिलता है। तो आज उन यादों को ताज़ा कर लेते हैं। कैसा था वो गाँव का बचपन, कैसा था वो दौर? और उस दौर और आज के दौर में बहुत कुछ बदल चुका है। जब आप उन्हें याद करते हैं तो कैसा वक्त होता है? एक्चुअली मैं पहले तो ये कहूँगा कि पढ़ाई के लिए कोई प्रेशर नहीं था। अच्छा। घर में पापा मम्मी जो है वो केवल स्वस्थ ठीक होना चाहिए और 3 बार खाना ठीक से खाना चाहिए और पढ़ाई ठीक ठाक होना चाहिए, लेकिन कोई प्रेशर नहीं था। बहुत अच्छी बात कोई है। ज़बरदस्ती नहीं था कि आपको पढ़ाई करना ही है। हम एक कंबाइंड फैमिली से बिलोंग करते हैं, काफ़ी बच्चे थे साथ में, लेकिन खेल कूद एक्चुअली काफ़ी होता था। अच्छा। स्कूल से आने के बाद जो मेन फोकस था वो ग्राउंड में एक्चुअली खेलना है। पढ़ाई तो करते थे लेकिन नेचुरली पढ़ाई अच्छा हुआ टाइम के साथ, लेकिन कोई प्रेशर नहीं था। वो एक आनंद दौर में कह सकता हूँ, कम्प्लीटली निश्चिंत, जो भी पढ़ाई है उसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करते थे। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट शिक्षा जो था, स्कूल किताब की एजुकेशन से ज़्यादा ऑनेस्टी और डिसिप्लिन, वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक्चुअली पापा मम्मी ने काफ़ी मेहनत की है। बहुत बढ़िया बात तो है। वो चीज़ जो है एक्चुअली हमने बचपन में, मैं जो कभी याद करता हूँ कि मैंने क्या कैरी फॉरवर्ड किया, तो ये डिसिप्लिन, ऑनेस्टी एंड हेल्दी,
ये 3 चीज़ हमने कैरी की और पढ़ाई तो अपने आप ऐसे होते गया। अरे वाह, ये बहुत अच्छी बात कही है। और अक्सर देखा जाता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेशराइज कर रहे होते हैं, या परसेंटेज, मार्क्स या करियर के लिए प्रेशराइज कर रहे होते हैं। उसकी जगह आपने जो एक बात बताई है वो खासी पॉजिटिव है कि स्वस्थ रहना बेहद ज़रूरी है, चाहे वो बच्चे हों, उनके माता पिता हों। अच्छा स्वास्थ्य होगा तो अच्छा भविष्य होगा। यहाँ आपने जिक्र किया डिसिप्लिन का, जो आपकी ज़िंदगी में उस दौर में भी ज़रूरी था और आज के दौर में भी ज़रूरी था। वहाँ हमने आपके बारे में जहाँ तक जाना, हमें ये पता चला कि आपको बचपन में शिक्षक बनने की धुन सवार हुई थी। आपको लगता था आपको शिक्षक बनना चाहिए और बहुत कम उम्र में ये विचार आपके दिमाग में आया था। तो वो विचार कैसे आया, वो आप ही की ज़ुबानी हम सुनना चाहेंगे। एक्चुअली मैं सच में बचपन में एक स्कूल टीचर अच्छा बनने का एक्चुअली मेरा ख्वाब, मन, एम्बिशन जिसको कहते हैं। मैंने कभी प्रोफेसर के बारे में नहीं सोचा था। जब टीचर्स को देखता था, इतने अच्छे अच्छे स्कूल टीचर्स थे, उनको देख के इसे मन होता था कि मैं भी एक दिन टीचर बनूं और बाकी बच्चे को पढ़ाई करूं। और साथ साथ मेरा पापा जो है, उनसे भी वो प्रेरणा मिली, क्योंकि वो भी घर पे जो है ना कुछ बच्चे को, गरीब बच्चे को पढ़ाई करते थे, ट्यूशन देते थे। तो जब भी वो व्यस्त रहते थे तो मैं भी कुछ दौर, मतलब 10 मिनट 15 मिनट जो है अपने जूनियर्स को पढ़ाता था घर में। अच्छा। तो उस मतलब पढ़ाते पढ़ाते एक आदत बन गया और एक स्कूल टीचर बनने का एक्चुअली मन में था जी। लेकिन इंजीनियरिंग जब हुआ, उसके बाद मास्टर्स डिग्री और पीएचडी डिग्री के बाद स्कूल टीचर तो नहीं बन सकते, आप प्रोफेसर बन गए एक्चुअली। लेकिन यहाँ जो चीज़ हमने जानी वो बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ख़ास है कि आप इतनी कम उम्र में 6th क्लास या 7th क्लास का स्टूडेंट और अपने जूनियर्स को और ज़रूरतमंद बच्चों को पढ़ाने का जो भाव, जो जज्बा पैदा हो रहा है, वो बेहद ज़रूरी था। और वो जज्बा कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स, पिताजी की ही देन था। तो कैसा महसूस करते थे जब आप किसी को शिक्षा दे रहे हो? कहते हैं ना, आप दुनिया में कुछ भी दीजिए, लेकिन जब आप शिक्षा किसी को दे रहे होते हैं ना, तो वो लेने वाला जितना खुश होता है उससे ज़्यादा देने वाला खुश हो रहा होता है और वो बढ़ रही होती है। कितनी खुशी महसूस होती थी। एक्चुअली एक बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन है जब आपके बच्चे, जैसे कि मेरे को याद है पापा के कुछ स्टूडेंट्स थे जो डॉक्टर बनने के बाद, मैं काफ़ी छोटा था तो घर आते थे प्रणाम करने के लिए, तो वो भी एक इंस्पिरेशन रहा मेरा एक्चुअली, क्योंकि पापा के स्टूडेंट्स डॉक्टर बने हैं। हाँ। तो इस तरह मेरे भी जो स्टूडेंट्स थे वो आज की डेट में पीएचडी स्कॉलर्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, वो तो अक्रॉस द वर्ल्ड प्रोफेसर्स भी है एक्चुअली यूनाइटेड स्टेट्स में, एंड आईआईटीज़ में भी मेरा स्टूडेंट्स प्रोफेसर से, एनआईटी में भी प्रोफेसर से, अक्रॉस द इंडस्ट्री भी है। लेकिन जब एक्चुअली स्टूडेंट्स को मिलते हैं, एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि एक्चुअली आपने एक आदमी और एक स्टूडेंट की जीवन बनाए एक्चुअली, तो वो एक्चुअली मतलब ऐसे नहीं आपने पढ़ाए, बट उनकी एक बच्चे से उनकी बड़े बड़े जो रेस्पॉन्सिबिलिटी और परिवार की जो दायित्व है वो भी वो मीट आउट कर पा रहे हैं। तो मैं नहीं सोचता हूँ कि किसी बच्चे को एक्चुअली ग्रेजुएशन कराना और पीएचडी कराना और डिग्री देना ही काम नहीं है, बट ये बनाने से उनको, उनकी जो परिवार है वो भी एक्चुअली वो देखभाल कर पाएंगे। मैं वो सोच के उनको एक्चुअली पढ़ाई करता हूँ। बहुत अच्छा। और यही किसी भी व्यक्ति का जो नज़रिया है वही डिसाइड करता है कि जिस व्यक्ति के लिए वो काम कर रहा है उसका भविष्य तय करता है। सही। यहाँ सर आपने जिक्र किया कि आप बचपन के अंदर खाली स्कूल टीचर बनना चाहते थे, फिर इंजीनियरिंग करना ये आपके जहन में कब आया और कैसे आपकी वो पहली शुरुआत थी? एक्चुअली प्रैक्टिकली देखा जाए तो मेरे एक दोस्त थे जिनका बड़ा भाई जो है, ही इज़ नो मोर, उन्होंने मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन किए थे कि एक्चुअली मेरा छोटा भाई और आप दोनों मिलके ना इंजीनियरिंग करें। तो थोड़ा बहुत एक्चुअली इंस्पिरेशन मिला, बट इट हैज़ हैपन नेचुरली, कोई ज़्यादा थॉट प्रोसेस नहीं था। और क्योंकि हम लोग वेरी मतलब एवरेज बैकग्राउंड से, हम्बल बैकग्राउंड से हैं और पढ़ाई करते थे, और इट हैज़ हैपन इंसिडेंटली एंड नेचुरली टू बिकम एन इंजीनियर विदाउट एनी थॉट प्रोसेस। ओके, मतलब किसी भी सोच को कहते हैं ना कि किस्मत जब आपको कहीं ले जा रही होती है तो वो आपके लिए बेहतर सोच रही होती है। इंजीनियरिंग एक ऐसा एजुकेशन है जहाँ ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरे वर्ल्ड में जब हासिल कर रहे होते हो स्टूडेंट, जितना स्ट्रेस होता है ना उतना ही मज़ेदार लाइफ होती है। और कॉलेज लाइफ तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप शहर से दूर, अपने पेरेंट्स से दूर कॉलेज के अंदर होते हैं और अपना फोकस होता है अपने करियर को एक ऊंचाइयों पे ले जाना। कैसा था आपका इंजीनियरिंग कॉलेज का दौर, और जब आज आप उन्हें याद करते हैं तो कितना मेमोरेबल मोमेंट्स थे? एक्चुअली वो सबसे मतलब बेहतर और एक अच्छा ड्यूरेशन बताऊंगा मैं, क्योंकि आपका जो बीटेक, एमटेक, पीएचडी, क्योंकि हम घर से दूर रहे और दोस्तों के साथ एक्चुअली हॉस्टल में टाइम बिताए,
तो वो मोमेंट एक्चुअली आपका जो लाइफ मेकिंग है, और उस दौरान एक्चुअली हमने लाइफ को फेलर एक्सेप्ट करने का चीज़ सीखे एक्चुअली। सो वो पीरियड जो है जहाँ पे यू बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग, आप एक्चुअली फेलर को एक्सेप्ट करना और एक सेल्फ मोटिवेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कोई चीज़ें डिलीवर करने का एक्चुअली मौका मिला। क्योंकि घर में जब थे तो पापा मम्मी सब कुछ देखभाल करते थे, लेकिन बाहर जब गए तो हाउ टू बिकम इंडिपेंडेंट, हाउ टू एक्सेप्ट फेलियर्स एंड ऑल्सो टू सेट ए डायरेक्शन टू योर ओन कैरियर, वो इंडिपेंडेंस रिस्पॉन्स, जो टेकिंग डिसीजन इंडिपेंडेंटली, वो ट्रेनिंग एक्चुअली आपको कॉलेज के दौरान ही मिलता है एक्चुअली। यहाँ सर आपने जिक्र किया कि फेलियर कैसे बर्दाश्त किया जाता है, वो आपने कॉलेज ड्यूरेशन के दौरान सीखा। आज के दौर में अगर मैं देखती हूँ, कई बच्चे होते हैं जो आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, चाहे वो मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, कई लोगों का ड्रीम होता है, पर कहीं ना कहीं ये स्ट्रेस उनकी तरक्की में उन्हें रोक रहा होता है, और कैसे वो फेलियर पे कंट्रोल कर सकते हैं, उन्हें के लिए क्या कुछ आपकी नज़र में उन्हें क्या कुछ करना चाहिए? एक्चुअली मेरे हिसाब से मैं पापा मम्मी को ये कहूँगा, जितने भी बच्चे आज की डेट में इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं और इंजीनियरिंग पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी पापा मम्मी को ये सिखाना चाहिए बच्चे को कि एक्चुअली लाइफ इज़ नॉट अबाउट डिग्री और मार्क्स, लाइफ इज़ अबाउट ए गुड पर्सन, गुड ह्यूमन बीइंग एंड हेल्दी ह्यूमन बीइंग। सो ऑटोमेटिकली रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल फॉलो। मतलब आपको कोई चिंता नहीं करना चाहिए, एक बार आप डिसिप्लिन हो तो ऑटोमेटिक सब चीज़ें एक्चुअली होते जाएगा। हम लोग क्या ना जल्दी से एक्चुअली काफ़ी चीज़ें को क्विकली हासिल करने के लिए स्ट्रेस पर चला जाते हैं, जो ज़रूरी नहीं है। बच्चे को केवल ये कहना है, बी बोल्ड, बी स्ट्रॉन्ग, एक्सेप्ट द फेलियर एंड कंटिन्यू पुटिंग योर एफर्ट इन ए डिसिप्लिन वे, एंड वन डे यू विल बी सक्सेसफुल फॉर श्योर, एंड आई विल बी द बेस्ट एग्जाम्पल बिफोर यू। बहुत खूब। एक पॉजिटिव सोच आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है, और उसके लिए सबसे पहले आपको अच्छे स्वास्थ्य को, सेहत को ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। एक अच्छा मैसेज है शायद हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो कई बार स्ट्रेस में आके खाना पीना छोड़ देते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मैसेज है कि वो सब ना करें, पहले अपनी हेल्थ पे ध्यान दें, हैप्पी रहे, खुशी रहे। जी, वो खुशी का मूल मंत्र क्या होता है वो भी मुझे बता दीजिए, क्योंकि जब से मैं आपसे मिली हूँ, या शायद आपके जितने स्टूडेंट्स होंगे वो ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपकी मुस्कुराहट का, खुशी का मूल मंत्र क्या है? डिसिप्लिन, डिसिप्लिन लाइफ। जब आप डिसिप्लिन है और ऑनेस्ट है तो 100% आप खुशी रहेंगे। बहुत बढ़िया सर, डिसिप्लिन जीवन में बेहद ज़रूरी है और वो होना भी चाहिए हर किसी की ज़िंदगी में, अगर उसे अपनी ग्रोथ चाहिए। सर, जिक्र कर रहे थे हम आपके इंजीनियरिंग कॉलेज का। इंजीनियरिंग के बाद आपको कई फेलोशिप मिली, आपने आगे पीएचडी की, फिर आप बिट्स पिलानी पहुँचे। बिट्स पिलानी का दौर कैसा था? वहाँ आपकी पहली ज्वाइनिंग रही, कैसा था जब रिज़ल्ट आने और ट्रेन के टाइम में चंद घंटों का फासला था? वो कहानी आपकी ज़ुबानी ही जानना चाहेंगे। नहीं, मेरे को अभी भी याद है। एक्चुअली 27 जुलाई 1997 में मैंने एक्चुअली पीएचडी डिग्री प्राप्त की थी, और उसके बाद डायरेक्टली चेन्नई टू, मैं मद्रास में पढ़ाई किया था उस दौरान, तो चेन्नई टू दिल्ली और दिल्ली टू पिलानी। सो 30 तारीख को मैंने पिलानी में ज्वाइन कर लिया था। तो देयर वाज नो गैप बिटवीन माई पीएचडी एंड द फर्स्ट जॉब। मेरे पास काफ़ी जॉब था। मतलब आप सुनने के बाद खुशी महसूस होगा कि मेरे पास 4-5 जॉब था, इंक्लूडिंग मैनी गवर्नमेंट जॉब्स एंड वन इंटरनेशनल जॉब ऑफर। लेकिन मैंने बिट्स पिलानी बीइंग ए प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, मैंने ये चूज़ किया क्योंकि मेरे को टीचर बनना जो मन में था, वो चीज़ उस दौरान भी था कि मैं बच्चे को पढ़ाऊंगा, और मैंने प्रोफेसरशिप को एक्चुअली एक्सेप्ट किया था। बहुत और एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, एज ए यंग असिस्टेंट प्रोफेसर मैंने पिलानी में ज्वाइन की। और वो पिलानी की बच्चे जो काफ़ी अच्छे होते हैं, तो जो रियल टीचिंग की जो स्किल है वो मैंने पिलानी से सीखा हूँ बेसिकली। बहुत अच्छी बात। और मेरा जो मन की जो थॉट प्रोसेस था कि मैं टीचर बनूं, और पिलानी जैसे एनवायरनमेंट मेरे को मिला, तो आई बिकम एन एक्सेलेंट टीचर इन 1 ईयर टाइम। एंड देन धीरे धीरे मैंने आईआईटी रुड़की शिफ्ट कर लिया था, और रुड़की शिफ्ट करने के बाद 10 साल काफ़ी मेहनत के बाद प्रोफेसर भी बना, और वहाँ पे भी वही जोश के साथ बच्चे को पढ़ाने लगा। ये हम ज़रूर जानना चाहेंगे, क्योंकि जब हम आईआईटी इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में आईआईटी रुड़की का जिक्र आता है, जहाँ से न जाने कितने हज़ारों स्टूडेंट हैं आज, ना सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर अपनी कामयाबी के परचम लहरा रहे हैं। आईआईटी रुड़की पहुँचना, वहाँ का दौर कैसा था, कैसी जिम्मेदारियाँ थी, आपने कैसे निभाई और उन्हें कैसे कंट्रोल और मैनेज किया?
एक्चुअली IIT रुड़की नोन फॉर सिविल इंजीनियरिंग के लिए काफ़ी फेमस इंस्टीट्यूट रहा और भारत की एक्चुअली वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन है। लेकिन एक्चुअली जब एक बार मौका मिला है, मिलने के बाद एक्चुअली कंटिन्यूअसली, जो मैंने जैसे कहा था कि बच्चे को कंटिन्यूअसली एफर्ट भी डालना है और खुशी रहना चाहिए, हैप्पी रहना चाहिए। हमने रुड़की में भी काफ़ी कंटिन्यूअसली एफर्ट डाले और वेरी सिंसियरली अपने जो कैरियर है उसको बनाने की कोशिश की। मतलब 365 days 24/7 continuously worked very hard in a disciplined way to become at this point today. वहाँ आपने कई जिम्मेदारियां संभाली, कई पद संभाले और काफ़ी लंबा वक्त भी आपने वहाँ बिताया। आपने उस दौरान क्या कुछ चेंजेस महसूस किए और क्या कुछ नए एक्सपेरिमेंट किए एजुकेशन के दायरे में? मैंने ऑलमोस्ट ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन इन एन इंजीनियरिंग कॉलेज, जैसे कि वार्डन, चीफ वार्डन, ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर, डीन एकेडमिक, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल, ऑलमोस्ट ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन मैंने करीब 20 साल किया वहाँ पे, जयपुर आने से पहले। जी। और वहाँ एक चीज़ मैंने ये देखा कि जो प्लेसमेंट को हाईएस्ट फिगर में पहुँचाना, एकेडमिक डिसिप्लिन एज ए डीन एकेडमिक अफेयर्स लाना और फाउंडिंग हेड के दौरान एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस की स्कूल बनाना, जी। तो ये सब इम्पॉर्टेंट डिसीजंस एंड माइलस्टोन जिसको कहते हैं वो अचीव करने में मैंने सक्सेसफुल रहा और कंटिन्यूअसली स्टूडेंट के साथ ही रहा। आप देखेंगे हॉस्टल में भी वार्डन, चीफ वार्डन, इट इज़ रिलेटेड टू स्टूडेंट्स, प्रोफेसर इंचार्ज ट्रेनिंग प्लेसमेंट इज रिलेटेड टू स्टूडेंट्स, डीन एकेडमिक इट इज़ रिलेटेड टू स्टूडेंट्स। सो इफ यू सी होल ऑफ माई लाइफ वॉज विथ स्टूडेंट्स फ्रॉम द चाइल्डहुड टू एट दिस पॉइंट ऑफ एज ए डायरेक्टर ऑफ MNIT जयपुर। तो कभी भी मैं बच्चे को देखता हूँ तो मैं उनका एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव इमेजिन कर सकता हूँ कि उनकी हॉस्टल की रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी एकेडमिक रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी नौकरी रिक्वायरमेंट क्या है। तो कोई भी बच्चे आज की डेट में जब एडमिशन लेते हैं उनके पास दो चीज़ होता है, ठीक से रहना, खाना पीना, पढ़ाई ठीक से होना और नौकरी लेना है। और विथ गॉड ग्रेस एक्चुअली मैंने तीनों डायमेंशन में काम किया हूँ और विथ माई ओन इंटरेस्ट। मैंने कभी फोर्सफुली टीचर नहीं बना हूँ, हाँ। मैंने नेचुरली प्रोफेसर बना हूँ, तो इससे भी और कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन मेरा ज़्यादा हो जाता है। ये बात बहुत अच्छी कही सर आपने कि जो चीज़ हम मन से करते हैं ना वो ज़्यादा बेहतर करते हैं। वो फोर्सफुली जो काम होता है ना शायद हम उसमें अपना 100% नहीं दे पाते। सर जब इतना स्ट्रेस होता है, जाहिर सी बात है आप अपना स्ट्रेस कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन जब बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं ना तब इंसान को लगता है दो पल, चंद लम्हे मुझे मेरे लिए मिल जाएं जिसमें मैं वो सब कर सकूं जहां मुझे सुकून मिले, जहां मुझे खुशी मिले। क्या कुछ करते थे एजुकेशन के अलावा? आप क्या कुछ पसंद करते थे? क्या हॉबी थी आपकी? मैं खेलता था काफ़ी एक्चुअली, क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया, वो काफ़ी खेला एक्चुअली। इवन ए प्रोफेसर एज ए स्टूडेंट, तो स्पोर्ट्स में मेरा थोड़ा इंटरेस्ट रहा। लेकिन एक नेशनल प्लेयर तो इस तरह हाई लेवल नहीं बन पाया, लेकिन जो रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज वो करते रहा एक्चुअली। और आज की डेट में थोड़ा बहुत मेडिटेशन भी कर रहा हूँ। यानी कहीं ना कहीं आप खुले आसमान के नीचे कहते हैं ना कि जब आउटडोर गेम खेल रहे होते हैं तो ना सिर्फ स्टूडेंट और टीचर्स दोनों में एक पॉजिटिव एनर्जी होती है और ऊपर वाले की जो हवाओं की जो ताकत होती है, जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो डायरेक्ट मिल रही होती है। और पिछले 10 वर्षों में हमारे देश में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। स्वच्छता जीवन का एक ख़ास हिस्सा बन गया है, ना सिर्फ किसी एक जिम्मेदार व्यक्ति के लिए बल्कि हर भारतीय की एक जिम्मेदारी बन गई और हम सब भरपूर इसकी कोशिश भी कर रहे हैं। और हमारे दर्शक भी अब कोशिश यही करते हैं कि आसपास स्वच्छता रखें और इसमें महत्वपूर्ण योगदान हमारे प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब का है। सर आप क्या कहना चाहेंगे स्वच्छता के बारे में? स्वच्छता पखवाड़ा जो है वो प्रोग्राम हम लोग इंस्टीट्यूट के दौरान जी पेड़ लगाना और सफाई के ऊपर एक्चुअली काफ़ी ध्यान दे रहे हैं हम लोग, क्योंकि मेरे ख्याल से जो स्वच्छता है ना वो एक नॉट ओनली हाइजीनिक, कोरोना की बाद उसकी इम्पोर्टेंस 10 गुना ज़्यादा हो चुका है। और हम लोग को ये भूलना नहीं चाहिए कि हेल्थ इज़ द प्राइमरी, जैसे मैंने बताया था, तो इसके लिए स्वच्छता भी और स्वास्थ्य दोनों काफ़ी करीब है। तो स्वच्छता एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनना चाहिए हम लोग के जीवन में। सर ये बिल्कुल ज़रूरी बात भी है और ना सिर्फ किसी एक व्यक्ति की बल्कि हर किसी की जिम्मेदारी होना चाहिए कि आसपास स्वच्छता रखें, तभी तो हमारे इस देश को पूरी दुनिया देखने आएगी और इतने खूबसूरत नज़ारे जो आज हमने देखे हैं वो पूरी दुनिया देखेगी। कहीं ना कहीं आपको ये सब कुछ देखकर अपना बचपन, अपना उड़ीसा भी याद आया होगा। सच में एक्चुअली मैंने गाँव की जो
मतलब एनवायरमेंटल जो है एक्चुअली जो एक्सपीरियंसेस है वो एक नेचुरल होता है एक्चुअली, वो काफ़ी टचिंग है एक्चुअली। बिल्कुल सर, वो होता है क्योंकि जहाँ पे भी हम हरियाली देखते हैं तो खुद ब खुद आंखों को ठंडक मिलती है। यहाँ से बातों का सिलसिला आगे जारी रखते हैं। जिक्र किया था हमने MNIT, जब आप रुड़की से MNIT जयपुर आए, क्या कुछ बदलाव रहा जब MNIT में आपने एज अ डायरेक्टर, एज अ चेयरमैन ज्वाइन किया? क्या कुछ अहम जिम्मेदारियां आपको दी गई और कैसे आपने उन सबको बखूबी निभाया? एक्चुअली जब मैंने डायरेक्टर MNIT जयपुर 16 फरवरी 2022 को ज्वाइन किया था मैंने, और 15 अगस्त को मेरा 2.5 साल कंप्लीट हुआ जी। तो मैं उसको एक मिड पॉइंट मानता हूँ। तो जो आधा पीरियड 2.5 साल में हमने काफ़ी कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश की है। मेरा जो पहला कोशिश ये रहा कि IIT में नौकरी किया जी, IIIT का जिम्मेदारी मेरे पास है, NIT की भी है, तो तीनों की एक्सपीरियंस होने के कारण जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, जो IITs की बेस्ट प्रैक्टिसेस है, उसको हमने एक्चुअली MNIT में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। और इससे पहले एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट डीन एकेडमिक अफेयर IIT में 4 साल रहने के बाद मेरा मन में ये था कि जो नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी NEP 2020 जिसको कहते हैं, उसको मैं जल्दी से जल्दी सही रूप में MNIT जयपुर में कैसे इम्प्लीमेंट करूं। ये बहुत अच्छी बात है। इसका रीज़न एक था मेरे लिए। तो अगेन मैं सारे स्टूडेंट्स और उनकी पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारी देश काफ़ी बड़ा है और कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। तो जो बच्चे IIT में पढ़ते हैं और NIT में पढ़ते हैं, और विद इन NIT और IIT किसी को कंप्यूटर साइंस मिलता है और किसी को इलेक्ट्रिकल और मेटलर्जी मिलता है, उन सब में एक्चुअली कैपेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू बराबर होता है, लेकिन किसी कारण से 1-2 मार्क के कारण और 1-2 क्वेश्चन गलत होने के कारण कोई IIT चला जाते हैं, कोई NIT आ जाते हैं, और कोई कंप्यूटर साइंस में चला जाते हैं, कोई इलेक्ट्रिकल में चला जाते हैं। लेकिन हम सब बच्चे और पेरेंट्स वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो IIT में पढ़े और कंप्यूटर साइंस पढ़े जी। लेकिन मैं ये कहूँगा कि बच्चे को निराश नहीं होना चाहिए। जहाँ पे भी आपकी एडमिशन हुआ है उसको पॉजिटिवली लीजिए, और उसको दिमाग में रखते हुए मैंने MNIT जयपुर में फ्लेक्सिबिलिटी इन एकेडमिक कैरियर NEP 2020 की गाइडेंस के अनुसार हमने फ्लेक्सिबिलिटी इन एकेडमिक एनवायरनमेंट बनाए, जिसमें आप कोई भी ब्रांच में एडमिशन लीजिए, लेकिन आपका इच्छा कोई दूसरे ब्रांच में था ज्वाइन होने से पहले, लेकिन क्योंकि आपकी रैंकिंग अच्छा नहीं हुआ तो आपने दूसरे डिपार्टमेंट और दूसरे ब्रांच में एडमिशन लिए हैं, लेकिन आपको पढ़ने का और कुछ मन में था, तो वो पढ़ने का भी जो सुविधा है, जो फैसिलिटी है, वो हमने MNIT में इंट्रोड्यूस कराए। यहाँ जो आपने जिक्र किया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो बहुत वक्त बाद बदली है, भारत के अंदर एजुकेशन पॉलिसी में काफ़ी अरसे बाद बदलाव आया है, और ये भी हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की ही देन है कि उन्होंने भारतीय शिक्षा को एक नया रूप दिया। कितना कारगर है, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो शायद अभी भी एजुकेशन पॉलिसी के बारे में या उनके पेरेंट्स बहुत अच्छे से नहीं जानते होंगे। ये नई शिक्षा नीति उनके भविष्य के लिए कितनी कारगर है? जैसे आपने बताया कि कोई स्ट्रीम लेना चाहते थे, लेकिन उनके कम मार्क्स की वजह से वो किसी और सब्जेक्ट को चूज़ करना पड़ रहा है, तो वो फ़ायदेमंद कारगर कितनी होगी, वो हम आपसे जानना चाहेंगे। हाँ, जैसे कि आप देख लीजिए, जो NEP 2020 से पहले हमारे पास ये व्यवस्था नहीं था कि आप बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपको बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ही डिग्री मिलेगा। लेकिन आज की डेट में हमारे बच्चे बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एज वेल एज माइनर इन कंप्यूटर साइंस, ये 2 डिग्री एक्चुअली ले पा रहे हैं एक साथ। मीन्स यू विल गेट ए डिग्री विच इज बीटेक इन स्पेशलाइज्ड ब्रांच, इन एडिशन टू दैट माइनर इन योर ओन इंटरेस्ट स्पेशलाइजेशन भी आप ले सकें। और इसमें 2 फायदा है, एक तो आपके मन में जो पढ़ाई करने का था वो कर पाए, और साथ साथ जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो आप एक्चुअली ले सकते हैं। जैसे MNIT जयपुर में आज की डेट में हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा इंजीनियरिंग की एक नया डिपार्टमेंट हमने ओपन करा है एक्चुअली रिसेंटली। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई करते हैं, लेकिन रोबोटिक्स के कारण वो माइनर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ग्रेजुएट होते हैं, तो जिससे एक ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट इन एकेडमिक्स
वो डेवलप करने का जो अपॉर्चुनिटी है वो आज की डेट में बच्चे के पास पूरा 100% है। और ये वाकई एक पॉजिटिव और एक बहुत अच्छी सोच है। ना सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन से जो चेंजेस आए हैं वो भविष्य में बहुत अच्छे और बहुत पॉजिटिव असर के तौर पर नज़र आएंगे डेफिनेटली। यहाँ सर आपने जिक्र किया एआई का, बहुत से दर्शक जानते होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो इसके बारे में नहीं जानते हैं। लेकिन भविष्य एआई का है, क्या कुछ नया है, क्या कुछ आप अपने इंस्टीट्यूट के ज़रिए शिक्षा के तौर पर दे रहे हैं? आप ही की ज़बानी हम एआई के बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक ऐसे सब्जेक्ट है, वो एक्चुअली नया नहीं है जी। मतलब हम कहते हैं कि ये नया है, हाँ। लेकिन ये मेरे लिए तो 1000 ईयर ओल्ड है। उसका रीज़न ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एन एजुकेशन जो ह्यूमन बीइंग की जो इंटेलिजेंस है उसको रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है। सो रिप्लेसमेंट ऑफ ह्यूमन ब्रेन थ्रू ए मशीन इज नथिंग बट योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो लुकिंग एट द करंट, फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन ब्रेन्स आर वेरी इंटेलिजेंट, लेकिन मशीन्स आर नॉट इंटेलिजेंट। तो मैं मेरा मशीन को क्या नॉलेज देना चाहिए, क्या ट्रेनिंग करना चाहिए, सो दैट वो एक ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव कर पाएंगे, नॉट ए सिंपल ह्यूमन बीइंग बट एन इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग। सो रिप्रोड्यूसिंग ए इंटेलिजेंट ह्यूमन्स माइंड और ब्रेन एंड पुटिंग देम इन ए मशीन बिकम द प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वेरी नाइस सर। क्या देखते हैं आप भविष्य के अंदर, जिस तरीके से आपने बताया कि टॉप रैंकर्स भी एआई को चूज कर रहे हैं सब्जेक्ट के तौर पर, क्या भविष्य होगा भारत का एआई के दौर में? देखिए, एआई को तो हम इग्नोर नहीं कर पाएंगे और सब लोग को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दो चीज़ मैं कहना चाहूँगा। एक तो जो बच्चे सोचते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटी क्या होगा, जो एवरेज वर्कर्स है कि एआई आने के बाद हम लोग का नौकरी का अपॉर्चुनिटी क्या होगा, सवाल कई बच्चों के ज़हन में है। कई बच्चे के जहन में है कि वेयर वी आर गोइंग टू लीडिंग टू। तो टू मी एआई इज मैंडेटरी, स्पेशली फॉर स्पेस साइंस as well as actually for manufacturing industry sector. I think artificial intelligence is mandatory and robotic science is very, very important, especially in the manufacturing sector. There are few, for example, if you are manufacturing a chip, you cannot press the chip in a basket by through a human being, okay? You have to be done through a machine. So that is naturally a robot. So AI की application in the industry is very much mandatory, there is no doubt about it. बट जो बच्चे सोचते हैं कि एआई की वजह से हमारा जॉब अपॉर्चुनिटी कम होगा और बढ़ेगा, मैं तो कहूँगा एआई आने के बावजूद जॉब अपॉर्चुनिटी और बढ़ेगा। इसका रीज़न ये है कि एआई विल सेट योर टारगेट टू ए हायर लेवल कंपेयर टू व्हाट वी आर एमिंग टुडे। बिकॉज मेरे लिए एआई इज नॉट ओनली हेल्पिंग अस बट ऑल्सो सेटिंग ए हायर यार्डस्टिक टू अचीव। तो जब आपके गोल बढ़ते जाएगा, हम लोग एक्चुअली जॉब अपॉर्चुनिटी भी बढ़ते जाएगा, वो कम नहीं होगा कभी भी। बहुत खूब। तो बहुत सारे बच्चों के जहन में ये सवाल था और डेफिनेटली आज कहीं ना कहीं वो सवाल क्लियर हुआ होगा, और आज आप ही की वजह से इस सवाल का जो एक बोलते हैं क्वेश्चन लगा हुआ था, क्योंकि कई लोग बोलते थे एआई आने के बाद क्या बदलाव होंगे, और एक पॉजिटिव शुरुआत है, एक नई शुरुआत है। यहाँ से मैं आपके रिसर्च के बारे में जानना चाहूँगी। स्मार्ट ग्रिड पावर एनर्जी सिस्टम, क्या कुछ नया है, क्या कुछ बदलाव किया? क्योंकि ये भारत के लिए बहुत सालों पुरानी परंपरा है, सालों पहले इसकी शुरुआत हो गई थी, लेकिन टाइम टू टाइम अपडेट हुआ। आपने खासा रिसर्च किया है इसके बारे में, उस रिसर्च के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। मैं एक प्रैक्टिकली बता रहा हूँ एक सिचुएशन जी। 2012 में भारत में एक ब्लैकआउट हुआ था जी। ब्लैकआउट मतलब सारा देश अंधेरा हो गया था। हाँ। और सारे पावर यूनिट जो है ना फेल हो गया था। तो उस दौरान एक्चुअली मैं विदेश में था। और विदेश में मैंने सुना कि एक्चुअली ब्लैकआउट हो चुका है। तो भारत में जब उतरा तो मैंने सब दोस्तों और बस स्टूडेंट्स और फैमिली से बात किया कि क्यों हमारे घर में एक्चुअली बिजली 2 दिन से नहीं है। उन्होंने बताया कि एक्चुअली पावर फेलियर है अक्रॉस द कंट्री। तो आपको याद होगा ऑलमोस्ट 70% ऑफ द कंट्री वाज डार्क फॉर 2 days. That is known as the major blackout for the first time in the history India has experienced. जी। लेकिन उस दौरान एक्चुअली हमने जो पीवी पैनल से सोलर एनर्जी वो करीब 1 मेगावाट से ज़्यादा हमने आईआईटी रुड़की में कनेक्ट कराए थे उस दौरान। तो मैंने ये सवाल खुद को क्वेश्चन की कि जब एक्चुअली मेन ग्रिड फेलियर हो गया है, लेकिन जो पैनल्स हमारी बिल्डिंग के अंदर है उससे भी क्या ऊर्जा और बिजली हम नहीं ले पा रहे। ये पता चला उस दौरान
कि जब मेन ग्रिड नहीं रहता है तो सोलर पावर भी अपना एनर्जी प्रोडक्शन करने में क्षमता नहीं रखता है, वो फेल हो जाता है। दैट इज द डे जब मेरा जो रिसर्च थॉट प्रोसेस है वो बदल गया था। और मेरा और एक भी चीज़ रहा कि मैं कंटिन्यूअसली दिवाली के दौरान मेरे मन में ये आता है कि हमारी ऐसे कितने लोग हैं देश में जो बिजली के कारण एक्चुअली दिवाली नहीं बना पा रहे। तो मैं सोचता हूँ कि इवन 1% ह्यूमैनिटीज इन दिस कंट्री is not able to celebrate Diwali because of unavailability of electricity, then it is my responsibility being electrical engineer to do something for the society. तो उस दिन से एक्चुअली 2012 से लेके 2024 तक लास्ट 12 साल मैं एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम में काम कर रहा हूँ, हाउ टू मेक इंडिया 100% इलेक्ट्रीफाइड एंड हाउ टू मेक रिन्यूएबल इंटीग्रेटेड एनर्जी, मतलब सोलर और विंड से हम एक्चुअली कैसे मैक्सिमम एनर्जी यूज़ करें और उसके साथ साथ एक्चुअली रूरल इंडिया को कैसे 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करें। इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना एक बात है, लेकिन मन भर के इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करना वो अपॉर्चुनिटी कैसे मिले और अनइंटरप्टेड, दैट इज़ माय मेन गोल। और ख़ासतौर से आप ये भी कोशिश कर रहे हैं कि वो बजट में भी हो, करेक्ट, ज़रूरत के टाइम पे उपलब्ध भी है, ऐसा ना हो कि वो लिमिटेड टाइम के लिए। एक बहुत अच्छी शुरुआत। यहाँ आपने जिक्र किया विदेश का, आप विदेश जाते हैं, कई यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे आप स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, तो जब विदेश में होते हैं और देश का जिक्र आता है तो कैसी भावनाएँ आती हैं दिल में? एक्चुअली दो चीज़ है। मैंने जब रुड़की में था 2005 में मेरे को डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से यंगेस्ट साइंटिस्ट चुना गया था। वेरी नाइस सर। और उस दौरान सरकार की तरफ से एक साल एक्चुअली मेरे को विदेश जाने को मौका मिला था 2005-06 जी। तो मैं यूनाइटेड किंगडम यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ में एक साल एक्चुअली काम किया हूँ, और साथ साथ एक्चुअली 2009-10 में मैंने एज ए विजिटिंग प्रोफेसर एक्चुअली कनाडा टोरंटो में एक्चुअली रायरसन यूनिवर्सिटी में जॉब किया था। तो तब भी सर आप देश को तो बहुत मिस करते होंगे? हाँ, देश को तो मिस करता था, लेकिन मेरे को ये मन में था कि कुछ अच्छे चीज़ हम वहाँ से सीख के हमारी इंस्टीट्यूट को ले आ पाएंगे। तो मैंने एक चीज़ देखा कि विदेश और भारत की हम स्टूडेंट की जिक्र करें जी, तो मैं आज भी कहूँगा कि हमारी जो भारत की जो स्टूडेंट्स हैं, दे आर नो वे inferior to any student across the world. So they are the top of the world, there is no doubt about it. यही वजह लेकिन है। एक जो चीज़ जो मेरे मन में है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो फैसिलिटी, हमारी जो एक्सपेक्टेशंस इतने ज़्यादा हैं, और सारे स्कूल एजुकेशन और इंजीनियरिंग एजुकेशन की जो फैसिलिटीज़ जो विदेश में हैं, शायद हम लोग उसमें थोड़ा लेक कर रहे हैं। तो अभी गवर्नमेंट एक्चुअली कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको बढ़ावा मिले। तो मैं कहूँगा कि थोड़ा फैसिलिटी अच्छा हो जाए, स्कूल एजुकेशन और इंजीनियरिंग कॉलेज की एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको कहते हैं लेबोरेटरी के अंदर। अदरवाइज हमारी जो बच्चे हैं, दे कैन मेक इंडिया वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूबल कंट्री इन द वर्ल्ड गिवन the right facility as equivalent to international standards. बिल्कुल सर, और यही भाव हर भारतीय के दिल में होते हैं, और वो अपने वतन से, इंडिया से बेपनाह प्यार करता है, और चाहे वो देश में हो चाहे परदेश में हो, लेकिन यही कहता है कि आई लव माई इंडिया। मैडम एक्चुअली मेरे को विदेश में भी प्रोफेसर की नौकरी मिला था जी, लेकिन मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि मैंने सोचा कि जिस गाँव से, जिस हम्बल बैकग्राउंड से आज हमारी देश की जो भी है हम इस जगह पे पहुंचे हैं, तो कुछ तो कंट्रीब्यूट और रिटर्न करना है मेरे को। तो वो जिम्मेदारी के साथ एक्चुअली मैंने भारत वापस आ गया था। तो ये गाना जो है काफ़ी रेलेवेंट है मेरे लिए, आपके दिल के खासे करीब है। और यही वजह है कि ये सुनने के बाद आपके चेहरे पे जो भाव आ रहे थे वो हम महसूस कर पा रहे थे, और जाहिर सी बात है हमारे दर्शक भी उसे महसूस कर रहे होंगे। सर, यहाँ जानना चाहेंगे हम आपके रिसर्च के साथ साथ कुछ रिसर्च पेपर जो आपने इंटरनेशनल, ये तकरीबन 220 रिसर्च पेपर तैयार किए हैं, ना सिर्फ इंडियन IITians के साथ बल्कि विदेश के स्टूडेंट्स के साथ भी आप वो पेपर्स तैयार करें। क्या कुछ टॉपिक्स हैं और भविष्य के लिए वो रिसर्च पेपर कितने ज़रूरी और फ़ायदेमंद साबित होंगे? हाँ, जो सबसे जो मैंने बताया था कि रिन्यूएबल एनर्जी, देखिए दो चीज़ें, मैं थोड़ा 2 मिनट लूँगा आपका यहाँ से डिटेल। भारत की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है
वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा है जी। क्योंकि हम लोग एक्चुअली हम्बल बैकग्राउंड की बिलोंग करने के कारण, नॉट मैं हूँ, मेरे तरह सब लोग बहुत लोग हैं। क्योंकि हम बचपन में एक पंखा के नीचे सब लोग सोते थे, अभी सारे रूम में एयर कंडीशन आ गया, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल भी आ रहा है, तो एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ते जा रहा है। जब एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ेगा तो हमारे पास जनरेशन भी ज़्यादा होना चाहिए। जनरेशन के लिए हमारे पास थर्मल एनर्जी पे नहीं जा सकते हैं क्योंकि एनवायरमेंटल पोल्यूशन के कारण उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन आ गया। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हमारे पास 100% नहीं है और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में पानी कम हो रहा है। इसीलिए हमारे पास एक केवल स्कोप रहा कि रिन्यूएबल एनर्जी, दैट इज सोलर एंड विंड। और हम सोलर रिच है और विंड रिच कंट्री है। जी बिल्कुल। तो सोलर और विंड एनर्जी वो तो हमारे लिए चाहिए, वो जल्दी जल्दी भी हम उसमें प्रोग्रेस कर रहे हैं। लेकिन सोलर एनर्जी जो है वो रात को हमारे पास अवेलेबल नहीं रहता जी। और जो विंड एनर्जी है वो दिन में अवेलेबल नहीं होता है। तो बिकॉज ऑफ दैट मैं एक स्टेटमेंट वेरी फ्रिक्वेंटली कहता हूँ, आज भी दर्शक के सामने कहना चाहूँगा, गॉड इज़ नॉट काइंड टू इंजीनियर्स, क्योंकि उन्होंने हमको फ्री एनर्जी दिए, सोलर एंड विंड, लेकिन दोनों एनर्जी उस दौरान और उस ड्यूरेशन में देने लगे जहाँ पे रिक्वायरमेंट मेरा इतना ज़्यादा नहीं है। मेरा रिक्वायरमेंट एक्चुअली इवनिंग आवर्स में है, जब मेरे पास ना सोलर है ना एक्चुअली विंड है जी। तो एक स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी ऐसे है कि उस एनर्जी को हम कैसे स्टोर करें और रात की टाइम पे उसको कैसे ग्रिड की यूज़ करें। सो स्टोरेज टेक्नोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जो अभी इवॉल्व हो रहा है, जिसको स्मार्ट ग्रिड हम कहते हैं। स्मार्ट स्टोरेज टेक्नोलॉजी है, तो सोलर एनर्जी को हम स्टोर करें और जब रिक्वायरमेंट आए तो हम इस टेक्नोलॉजी को और सोलर के थ्रू यूज़ भी कर पाएँ। तो उसी एरिया पे एक्चुअली मैं काफ़ी काम कर रहा हूँ और मेरा सारा पब्लिकेशन वो एक्चुअली रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेटेड इंडियन ग्रिड के ऊपर है जी। और मैंने एक एम्बिशियस प्लान पे काम किया था टू मेक ऑल आवर एकेडमिक कैंपसेस स्मार्टर। तो एक एडमायर लैब हमने IIT रुड़की में बनाए थे, जिस दौरान एक्चुअली IIT रुड़की कैंपस को स्मार्ट एकेडमिक कैंपस बनाने की कोशिश किए, जहाँ पे सोलर एनर्जी हमारा होगा, स्टोरेज भी हमारा होगा। तो मेन ग्रिड से कम पावर लेके हम कैसे अपने कैंपस को चला सकें, उसके ऊपर लाइव मेरा लेबोरेटरी अभी भी काम कर रहा है। वेरी नाइस सर, ये बहुत ख़ास बात है और यही वजह है कि ना सिर्फ रिसर्च पेपर बल्कि आपने 6 किताबें भी लिखी हैं। हाँ जी। सर इतना सब कुछ एक जिम्मेदार नागरिक के नाते, ये चंद ही कुछ लोग होते हैं जिनकी वजह से वाकई देश तरक्की कर रहा होता है, जिनका जज्बा होता है देश के लिए कुछ करना, और आप उसमें से एक शख्सियत हैं। यहाँ मैं जानना चाहूँगी, जब हम कुछ कर रहे होते हैं ना और उस काम को अवार्ड मिलता है तो सबसे ज़्यादा खुशी होती है। आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, ना सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल अवार्ड भी मिले हैं। उन अवार्ड्स के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, कौन सा वो अवार्ड है जो आज आपके दिल के सबसे करीब है? हर अवार्ड जाहिर सी बात है करीब होगा, लेकिन एक अवार्ड ऐसा होता है जिसे पाने के लिए हम भरपूर कोशिश करते हैं और वो जब मिला तो कितनी खुशी हुई? मेरे को एक्चुअली पहले जैसे बताया था कि यंग साइंटिस्ट अवार्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो काफ़ी यंग एज में मेरे को मिल गया था। उसके बाद हम्बोल्ट, जो कि सबसे बहुत बड़े अवार्ड होता है, हम्बोल्ट अवार्ड बाय द जर्मनी हम्बोल्ट फाउंडेशन, वो भी अवार्ड मेरे को प्राप्त हुआ। IEEE USA से भी इंजीनियर्स अवार्ड्स काफ़ी मिला है एक्चुअली। लेकिन रिसेंटली एक अवार्ड जो कि साइंस एकेडमी ऑफ ओडिशा, वो साल में एक ओडिया, ए पर्सन हु बिलोंग्स टू ओडिशा लेकिन सर्विंग आउटसाइड द ओडिशा, उनके लिए एक कैटेगरी होता है कि जो ओडिशा से होते हुए भी वो ओडिशा की बाहर जाके अपना शिक्षा और एकेडमिक और नौकरी जो भी कर रहे हैं, उनके अंदर अक्रॉस द कंट्री तो नहीं, अक्रॉस द वर्ल्ड दे आइडेंटिफाई वन पर्सन एंड इन 2021 आई हैव बीन अवार्डेड एज द चंद्रशेखर अवार्ड, जो कि वन पर्सन आउटसाइड ओडिशा अक्रॉस द वर्ल्ड। उसमें एक्चुअली मेरे को काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिला था, क्योंकि मैंने मेरे पापा मम्मी और दोस्तों के सामने अपने गांव में वो अवार्ड लिया है। बहुत खूब सर, और वाकई उस अवार्ड के आगे कोई इंटरनेशनल अवार्ड भी मायने नहीं रखता। यहाँ सर वक्त की कमी है, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो IIT कर रहे हैं या जो IIT करना चाहते हैं, लेकिन कम शब्दों में आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि थोड़ा वक्त का तकाजा है, तो कम शब्दों में आपने अपना मैसेज दीजिए। ठीक है, तो
First of all, wish you all the best, very best for your any ambition plan to get into IITs or NITs or IIITs. Whatever you do, please be satisfied, because our country is a very big country, lot of competition. So not getting to IIT or NIT or IIIT, you are losing the whole world. It's not true. अब जहाँ पे भी एडमिशन मिले पढ़ाई करिए, लेकिन मैंने जैसे बताया कि सारे इंस्टीट्यूट के अंदर माइनर एजुकेशन की फैसिलिटी, माइनर डिग्री की अपॉर्चुनिटी आ चुका है. सो इवन इफ़ यू आर नॉट गेटिंग ए स्पेशलाइज्ड ब्रांड, आप एक्चुअली माइनर के थ्रू अपना एम्बिशन को फुलफिल कर पाएंगे. और साथ साथ आईआईटी में एडमिशन नहीं मिला तो एनआईटी में मिलेगा, एनआईटी में नहीं तो IIIT में मिलेगा. कहाँ पे भी जहाँ से भी पढ़ाई करें, डिसिप्लिन, ऑनेस्टी इन एजुकेशन, and finally accepting failure and improving in the next stage will give you the right direction to success. Thank you, all the best, but be healthy and good at mind, be happy. बिल्कुल सर, और ये बहुत अच्छा मैसेज दिया है आपने, और आज आप इस मंच पर आए, आज दूरदर्शन के ज़रिए आप दर्शकों से रूबरू हुए, वाकई हम सबको भी बहुत अच्छा लगा और हमारे दर्शकों को भी आज का कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा. सर, आपने अपने कीमती समय में से हमें समय दिया, उसके लिए धन्यवाद. उम्मीद करेंगे कि आप देश का नाम ऐसे ही पूरी दुनिया में रोशन करते रहें और हम गर्व से कहें कि नारायण सर हमारे देश से हैं. सर, बहुत बहुत धन्यवाद. दर्शकों, चूँकि वक्त हो चला है अब से इजाज़त लेने का, लेकिन हम यही कहेंगे, स्वस्थ रहिए, सेहत का ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, और हाँ, हमारे जो देश की धरती है वो ऐसे ही सोना चांदी उगलते रहे. यानी यहाँ के जो हुनरमंद स्टूडेंट्स हैं, IITians हैं, इंजीनियर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करते रहें और हम सब ऐसे ही तरक्की और आगे बढ़ते रहें. अभी चाहूँगी इजाज़त, लेकिन इजाज़त के साथ अगली बार जल्द मिलने का वादा और आपको इस खूबसूरत संगीत के साथ छोड़ के जाने का. तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त. नमस्कार.